नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश जो युवाओं पर केंद्रित है, बोलो बोलो मुंह तो खोलो, इसमें आपका स्वागत है। और जैसा हम आपको बार बार बताते हैं कि ये जो हमारा खास प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम युवाओं के रिएक्शन पर केंद्रित है, उनकी प्रतिक्रियाओं पर केंद्रित है और निश्चित तौर पर जो सबसे ज़्यादा सुनने लायक है वो युवाओं का स्वर ही सुनने लायक है, जिसको आप और हम कह सकते हैं थोड़ा संस्कृतनिष्ठ हिंदी में युवा उवाच, यानी उनकी जो बात है, उनका जो कहना है, उनकी जो सेइंग है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। भारत युवाओं का देश है और हमारे पास युवा आबादी बहुत बड़ी संख्या में है और इसीलिए उनका अभिमत, उनके व्यूज़, उनकी राय बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। और इस कार्यक्रम में अलग अलग जो एपिसोड्स हमारे रहे हैं उनमें हमने बात की है अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर। मध्य प्रदेश में नगर सरकारें अब चुनी जानी हैं और जैसे जैसे गर्मी थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू होगी, चुनाव का रंग भी नगर सरकारों के लिए चटक होना शुरू होगा। जैसा गर्मी बढ़ने के साथ कहा जाता है कि पलाश का रंग चटक होने लगता है, तो मार्च या अप्रैल में हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम अपनी नगर सरकारों के लिए चुनाव में जाएंगे। नगर सरकारें यानी हमारी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, और इसी पर आज हम बात करेंगे कि क्या इनके बारे में हमारी युवा शक्ति सोचती है, क्या उसका व्यू है, क्या उसकी राय है। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। मेरे साथ कुछ युवा चेहरे हैं। मेरे साथ हैं गौरव। गौरव, अपने बारे में बताइए। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। क्या कर रहे हैं आप? सर, मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मैंने अभी प्रिपरेशन शुरू करी है कुछ टाइम पहले से। केवी नंबर 1 भोपाल से पास आउट हूँ। वाह, बीए है मेरा। चलिए मैं चलूँगा गार्गी की तरफ। गार्गी, अपने evening, बारे sir. में बताइए। सर, मैं साइकोलॉजी ऑनर्स कर रही हूँ एक्सीलेंस से और मैं सेकंड ईयर में हूँ। मैं सेंट थ्रेसास गर्ल्स स्कूल से पास आउट हुई हूँ और मैं फ्यूचर में शायद साइकोलॉजी छोड़ सकती हूँ हो, ऐसा क्यों? क्योंकि इट डजंट इंटरेस्ट मी सर। अच्छा, हाँ सर, मैं हो सकता है मैं डिज़ाइनिंग में जाऊँ। चलिए मैं पीयूष की तरफ आऊँगा। पीयूष, आप बताएं अपने बारे में। सबसे पहले शुक्रिया मुझे इस टॉक शो में आमंत्रित करने के लिए। जी, धन्यवाद सर। और मेरा नाम पीयूष चांदवानी है। मैं फैशन स्टाइलिस्ट हूँ। मैं बॉम्बे में पढ़ता हूँ और मैं अभी यहाँ पर आया हूँ। कमाल है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। स्तुति की तरफ मैं चलूँगा। जी सर, सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना। जितनी बार भी मुझे बोलते हैं आई एम ऑलवेज रेडी टू कम। क्या बात। सो सर, मैं बेसिकली एडवर्टाइजिंग स्टूडेंट हूँ फ्रॉम मुंबई और मैं आई लाइक टू राइट एंड आई लाइक टू रिसाइट। तो उसके लिए आई हैव अ स्मॉल पेज नोन एज विमेन ऑफ भोपाल। उस पे जो भी मेरे व्यूज़ होते हैं या जो भी हमारे व्यूज़ होते हैं, यूथ के हो या कोई हो जो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा हो, हम उनको हमारे पेज पे बुलाते हैं। ये बहुत ही क्रिएटिव एक काम है जिसके लिए स्तुति को हम अप्रिशिएट करेंगे और मैं खुद इनके पेज पर जाना चाहूँगा। मैं शुभम जी की तरफ चलूँगा। एक बहुत ही ज़बरदस्त एक नौजवान हमारे साथ हैं और पूरा पैनल बड़ा ज़बरदस्त है। जी सर, धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया। और जैसा आपने बताया कि युवा उबाच, तो इस सब लोग, हम सब लोग नए भारत के उत्कर्ष भी हो सकते हैं आने वाले समय में। और मैंने एमए हिंदी किया है, एमए समाजशास्त्र किया है और अभी वर्तमान में मैं पीएचडी कर रहा हूँ नर्मदा का साहित्यिक सांस्कृतिक अध्ययन पर। साथ में जब नगर पंचायत और नगर निगम और नगरीय निकाय की बात हो रही है तो मेरा एक लंबा अनुभव है कि मैंने भोपाल में एम्बेसडर के रूप में इलेक्शन कमीशन के साथ लगभग 5 या 6 वर्षों से काम किया है और स्वच्छता में भी मैंने नगर निगम के साथ जुड़कर काम किया है। तो एक उसका भी एम्बेसडर भी रहे। हाँ, स्वच्छता चैंपियन, ब्रांड एम्बेसडर, तो एक उसका भी लंबा अनुभव है। कितनी प्रेरणा आपके भीतर है सर कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं, अपने शहर को स्वच्छ रख रहे हैं और उसके स्वच्छता के राजदूत भी हैं। हेड्स ऑफ। सर, समाज में अच्छे लोग हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का काम करते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। जैसा आपने बताया, मेरा नाम नीरज चौहान है। मैंने इकोनॉमिक्स में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और जैसा अभी बात कर रहे थे हम बोलो बोलो मुँह तो खोलो, तो आपने युवाओं को इनवाइट किया है। युवा ही वो शक्ति है जो किसी देश को श्रेष्ठ होने में बहुत बड़ी भूमिका अपनी अदा करते हैं। युवा से मेरा मतलब सिर्फ 18 से 35 वर्ष का वो स्लैब नहीं है। युवा वो व्यक्ति है जिसका दिल और दिमाग युवा की तरह सोचता है और समझता है। बिल्कुल, और ये बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन युवा तो युवा ही है और ये आप सब हैं। चलिए मैं मुद्दे की तरफ आता हूँ और शुभम से ही शुरुआत करूँगा मैं।
शुभम, हम सब अपनी नगर सरकारों को चुनने वाले हैं आने वाले 1-2 महीने के भीतर। क्या आप सोचते हैं, नगर सरकारों को हमने देखा, आलोचना की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छाई की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बजट से जूझते हुए भी नज़र आते हैं और उनके ऊपर प्रेशर जो है वो भी बहुत तगड़ा है। सर आपने कहा कि नगर सरकार चुनना, आप देखेंगे कि आज हल्ला चारों तरफ है, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों के बीच में हल्ला हो या हमारे जो वोटर मतदाता भाई बंधु है। चूँकि नगर सरकार सर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसे ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं तो वहाँ एक जन उत्सव होता है, उसी प्रकार से जब नगर में चुनाव होते हैं तो ये भी उत्सव का रूप ले लेता है। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, आपने चर्चा की, तो चुनावी सरगर्मियाँ भी गलियारों में तेज़ हो गई है। अब भोपाल की अगर हम बात करें या प्रदेश में अन्य नगरीय निकायों में बात करें, तो नगरीय निकाय सर जो कुछ नगर दिखता है वो हमारी नगर सरकार तय करती है। अगर अट्टालिकाएँ दिखाई दे रही हैं तो इसके पीछे भी वो नगर परिषद में बैठे हुए वो लोग थे जिन्होंने इस भोपाल की क्या संरचना होनी चाहिए, क्या कायाकल्प होना चाहिए। अगर हम ये मानते हैं कि इंदौर देश में स्वच्छता में अव्वल है, तो उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है, जिन्होंने ये तय किया कि किस गलियारे में क्या होगा, किस कॉरिडोर पर क्या होगा, कहाँ कितना पानी, कहाँ कितनी बिजली होगी। इस पर चिंतन करने वाले लोग जब नगर परिषद के सभागृह में बैठेंगे तो अपने आप में बदला स्वरूप हमको दिखाई देगा। बिल्कुल ठीक है। तो हमें भी सावधान होना चाहिए कि हम उन लोगों को चुनें जिन्होंने पूरे शहर को अच्छे तरह से नापा जोखा हो, जो शहर को समझते हों और जिनके पास 2021 के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर का विज़न ही ना हो, उनके पास 2030 के भी। जी सर, विजन की जब आप बात कर रहे हैं तो जो 2020 का बदला हुआ भारत है, कोविड में कई लोगों ने परख लिया है कि हमको आने वाले समय का हमारा नेता कौन होगा और कैसे चुनेंगे। आप देखिए आए दिन जो वर्जन आ रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के, वो इसमें ये बार बार कह रहे हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि होंगे, नगर सरकार के नगर प्रतिनिधि होंगे, उसमें युवाओं की भागीदारी ज़्यादा होगी। किसी न किसी बड़ी पार्टी का स्टेटमेंट ही आ रहा है। तो युवाओं के आने का कारण ये है कि वो दूरदृष्टि के साथ आएगा। आप तो नहीं जाने वाले हैं? नहीं, मैं सभी को जागरूक करूंगा कि हम सब साथ चलें। क्या बात, और वोट डालने के लिए चलें, हम अपने प्रतिनिधि को चुनें। क्योंकि जितने भी राजनेता देश में और मध्य प्रदेश में, आज मध्य प्रदेश में चाहे शिवराज जी हों, नरेंद्र सिंह तोमर हों, दिग्विजय सिंह हों, अधिकांश की शुरुआत नगरीय निकायों के चुनाव सर, से ये कह सकते हैं कि उनकी प्राथमिक पाठशाला नगरीय निकाय थी। पाठशाला है। स्तुति की तरफ मैं आऊँगा, है इनके पास माइक्रोफोन। स्तुति, आप मुझे ये बताइए कि आप क्या सोचती हैं, आपका महापौर कैसा हो? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर तो बड़ा जोर होता है, महापौर तक शायद हमारा उत्साह थोड़ा सा या खासा कमज़ोर सा हो जाता है और महापौर चुनने में हम उतना मूल्यांकन शायद नहीं करते हैं जितना हम चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के लिए करते हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और दूसरी चीज़, जैसे शुभम सर ने बोला कि युवा या यूथ का जो इम्पोर्टेंस होता है, तो सर इंग्लिश में एक स्टेटमेंट होता है, वी स्टैंड टुगेदर एंड टॉक, द वर्ल्ड राइजेस टू ग्लोरी, वेरी ट्रू, वी सिट डाउन एंड द करप्शन राइजेस। वेरी ट्रू। सो सर, जैसा आपने बोला कि महापौर के बनने तक हमारा जो उत्साह होता है या हमें जो एक्साइटमेंट या हमें जो ज़ील होती है वो कम हो जाती है। क्योंकि सर हमारे दिमाग में ये होता है कि जो ऊपर जो लोग हैं उनके रूल्स या उनके डिक्टेशन से ही नीचे के लोग चल रहे हैं। तो अगर हम उनके ऊपर भी हमारा थॉट लगाएं तो उससे हमको कोई मतलब होगा नहीं। तो हम जो बोलना चाह रहे हैं वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो उनके ऊपर जो लोग बैठे हैं उनकी ही सुनेंगे। हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि कड़ी से कड़ी मिली होती है। अगर बीच की एक लिंक भी गलत है तो वो ऊपर की लिंक चाहे सही हो या हम सही हों, वो नहीं सुधर पाएगी। बिल्कुल ठीक है। हमें एक एक जो ब्लॉक है वो ब्लॉक सही होना पड़ेगा, तभी पूरी बिल्डिंग सही बनेगी। ये कड़ियाँ जोड़ने का काम मुख्य रूप से किसका है? सर हमारा ही है। तो हम भी चूक करते हैं? सर बिल्कुल चूक करते हैं। सर अगर आज ही हम निकलें और बाहर के जो लोग हैं उनमें से 70 से 75% लोग सर वोट ही नहीं देते, छुट्टी मानते हैं। जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन एक दिन की छुट्टी, हम छुट्टी मनाने चलेंगे। सर वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है जब युवा या लोग ही नहीं जाएंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि कौन आ रहा है, क्या काम करेगा। ये आप सिर्फ बोलने के लिए तो नहीं बोल रहे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सर मैं बॉम्बे में पढ़ती हूँ, इलेक्शन होता है तो मैं आती हूँ, बहुत बढ़िया, वहाँ से छुट्टी लेके आती हूँ सर मैं। और अगर आपके घर में ये एटीट्यूड है थोड़ा सा तो आप उसके खिलाफ भी खड़ी होती हैं? सर मेरे घर में सिर्फ महिलाएं हैं, मैं, मेरी मम्मी, मेरी दादी और मेरी बहन। तो हम मतलब मेरी बहन तो छोटी है, बाकी के लोग हम मेक श्योर करते हैं कि हम जाएं और हम दें। मुझे लगता है स्तुति की स्पिरिट के लिए हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ये एक बहुत पॉजिटिव बात है और ये बताती है कि भारत, जैसा शुभम ने कहा,
किस तरफ बढ़ रहा है? पीयूष, मैं आपकी तरफ आता हूँ, फिर मैं गार्गी की तरफ आऊँगा। मुझे ये बताइए कि जिस तरह एक स्टाइल है, जिस तरह डिज़ाइन है, वैसे ही एक शहर का भी स्टाइल है, एक डिज़ाइन है। भोपाल के बारे में कहा जाता है जर्दा, गर्दा, पर्दा और नामर्दा। ये 4 चीज़ें हैं। ये पुराने समय की बात है, जब धूल उड़ती होगी। जर्दा बहुत खाया जाता है, अभी भी खाया जाता है, और किन्नर समुदाय का भी प्रतिनिधित्व यहाँ है, इसलिए वो भी कहा जाता है। लेकिन आज मैं देखता हूँ तो मुझे शहरों का स्टाइल स्टेटमेंट समझ नहीं आता, मुझे खासियत समझ में नहीं आती शहर की। शायद हम शहरों को, हम जैसा शुभम ने कहा, सीमेंट की इमारतें, अट्टालिकाएँ तो खड़ी हो रही हैं, हरियाली गायब हो रही है, स्मार्ट सिटी बन रही है, लेकिन ये कैसी स्मार्टनेस है जिसमें हरियाली नहीं है? जी, मैं जब बात आती है स्टाइल की या एक शहर के कल्चर की, तो मैं कहना चाहूँगा कि उसे प्रिजर्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तरफ होता है कल्चर, और एक तरफ मैं 2 पॉइंट्स पे यहाँ पे लाइट डालूँगा। एक है कल्चर और एक है हरियाली। भोपाल का जो आज का लैंडस्केप है, या जो मैं बाहर बताता हूँ अपने दोस्तों को, जो बाकी से शहरों से आते हैं, बाकी देशों से आते हैं, मैं उनको जो बताता हूँ वो ये है कि भोपाल बहुत ज़्यादा हरा है और भरा है और बहुत फैला हुआ है, खुला है, ठंडी हवाएं हैं। एक ये है, और दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ कि कल्चरली बहुत रिच है। कि आप अगर यहाँ से पुराने भोपाल में जाते हैं तो आप वहाँ पे आप भले आप इंडियन टी हाउस या ITH में बैठेंगे तो आप देखेंगे वहाँ का आसपास आर्किटेक्चर, वहाँ की मज़ारें, वहाँ पे दीवारें आप देखेंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नक्काशियाँ करी हुई हैं, कलाकृतियाँ करी हुई हैं। तो उन सब को बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भोपाल की एक ये खासियत है। और मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा था पेपर में कि सदर मंजिल वहाँ पर जो है उसका भी रेनोवेशन हुआ है। तो मैं वो देख कर आया था बाहर से ही थोड़ा बहुत, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मैं इम्प्रेस हुआ उस चीज़ से देखकर कि मतलब हमारे कल्चर को बचाया जा रहा है। जो ऑलरेडी मतलब इमारतें थी उनको वापस से रेनोवेट किया जा रहा है, वापस से यूज़ में लाया जा रहा है। तो उस चीज़ के लिए मैं काफ़ी खुश था। और फिर मैं बात करूँगा हरियाली की। तो जब हम कहते हैं कि स्मार्ट सिटी बन रही है तो उसमें ऐसी भी चीज़ें हैं, जैसे आप मान के चलें जैसे साइकिलें हैं। तो जैसे हम लोगों ने साइकिल के स्टेशंस रखे हैं जगह जगह शहर में कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल यूज़ करें। सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर निकलते हैं तो साइकिल से निकलें इधर उधर घूमने के लिए, वॉक पे जाने के लिए। वैसे तो जैसे हम पहले गाड़ी लेकर निकलते थे कहीं जाकर, फिर वहाँ पर रुक कर हम मॉर्निंग वॉक करते थे। तो आज हम अपने घर के पास ही साइकिल उठाते हैं। ये तो सारी अच्छी चीज़ें हो गई। मैं दूसरे पक्ष की तरफ आऊँगा आपके, कि क्या चैलेंजेस हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए मतदाता के तौर पर। क्या आप भी उतनी स्टांच वोटर हैं जितनी बात की स्तुति ने कि बिल्कुल बॉम्बे से आती है वो वोट करने के मुंबई से? नहीं सर, मैंने आज तक वोट नहीं किया। वोट नहीं किया? नहीं सर, मैंने आज तक वोट नहीं किया। मतलब आपकी एज एलिजिबिलिटी नहीं रही है या आपका रुझान नहीं रहा है? नहीं सर, मैं अभी 19 ही हूँ, मेरा वोटर ID बना नहीं, वरना मैं हमेशा नहीं तो वोटिंग का हमेशा वो रखती हूँ। लेकिन ये तो मैं मानूं कि वोटर ID बनने के बाद और जब पहला आपका मौका होगा मार्च अप्रैल में, बिल्कुल सर, कहीं भी रहेंगी तो वोट डालने आएंगी? बिल्कुल सर, मैं वोट करूँगी। और पता भी करके आएंगी कि कौन कैसा है? हाँ सर। वाह, कमाल। चलिए मैं आता हूँ गौरव की तरफ। किस तरह आप देखते हैं कि हमें अपनी चाहे हम गांव में चुने, नगर परिषद की बात हो, नगर पंचायत की बात हो, या फिर हम शहर में चुने नगर पालिका, नगर निगम के जनप्रतिनिधियों को, क्या सावधानी, क्या चीज़ें, और हमें शहर में या अपने छोटे कस्बे में क्या सुविधाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं? इलेक्शन का सर कोई माहौल होता नहीं है, उसका माहौल बनाया जाता है। हाँ, वाह, पहली चीज़। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ सर, रही बात हमारी कंट्री, यहाँ पे सर लोगों की जो लॉयल्टी है वो किसी कैंडिडेट के लिए नहीं है, पार्टी के लिए। जैसे मेरे घर में मैं बताता हूँ कि मेरे दादा दादी लीजिएगा, पार्टी का नाम मत लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी। मैं सर UPSC एस्पिरेंट हूँ, मैं सेफ ही जोन में खेलता हूँ जी। तो सर बात ऐसी है कि जैसे कोई भी कैंडिडेट होता है, लोगों को कैंडिडेट से फर्क नहीं पड़ता है, उनकी निष्ठा पार्टी के लिए है। वो ये देखते हैं कि हमें किसको वोट देना है। ऐसा नहीं होता है कि ये कैंडिडेट कितना अच्छा है। शायद कई केसेस में तो ऐसा भी होता है कि उन्हें कैंडिडेट के बारे में पता ही नहीं होता है बिल्कुल कैंडिडेट है कौन। बात ऐसी है, उनकी निष्ठा पार्टी के लिए, वो पार्टी को वोट करते हैं। तो ये ठीक है कि ये गलत? बिल्कुल ठीक नहीं है ना, बिल्कुल ठीक नहीं। कितने लोग इनसे इत्तेफाक रखते हैं कि ये ठीक नहीं है? हाँ, ये जो है प्रतीकों को जिता रहे हैं, प्रत्याशी को नहीं। जो बात कर रहे हैं, जितना प्रत्याशी चाहिए, जितना प्रत्याशी चाहिए,
प्रतीक नहीं जीतना चाहिए कभी भी। प्रतीक अगर हमारी प्राथमिकता में रहेंगे तो क्षेत्रीयता के मुद्दे हमेशा नगण्य रहेंगे। इसीलिए बहुत मार्के की बात है कि इसीलिए पार्टियां जो हैं कई बार प्रत्याशी पर जोर नहीं देती, वो मोहरे रखती हैं, वो प्रत्याशी नहीं, लगता है कि प्रतीक जीतेगा। हाँ, प्रतीक तो प्रत्याशी पर मेहनत, अगर हम प्रत्याशी पर फोकस करेंगे तो उन्हें प्रत्याशी बेहतर देना पड़ेगा, तभी प्रतीक जीतेगा। जिस सुशासन की बात करते हैं हम कि सुशासन प्रतीकों से नहीं आएगा, प्रत्याशी से आएगा। नीरज, बहुत मुझे लगता है एक हमने एजेंडा सेट कर लिया बातचीत का, आप क्या ऐड ऑन करेंगे? बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब हम चुनाव करते हैं तो हमें एक मोहर पर ना वोट देकर एक प्रत्याशी को देखना चाहिए, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है और वो कितना अच्छा काम हमारे लिए कर सकता है। जैसे बात करते हैं भारत की, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी में टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल की हम बात करते हैं। तो हमेशा हमें ये देखना चाहिए कि कौन प्रत्याशी है, पार्टी सिस्टम पर ना जाते हुए कि कौन पार्टी कैसा क्या लहर है, लहर की तरफ ना जाते हुए हमें प्रत्याशी को देखना चाहिए और उसमें जनभागी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेकिन सर, प्रत्याशी सुधरेगा कैसे? हम मिडिल क्लास का, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे घर में कभी ये माहौल नहीं रखा गया कि मैं राजनीति में जाऊँ। आपके घरों का मुझे नहीं मालूम। आप में से कितने लोग हैं जो राजनीति में जा सकते हैं आगे जाके? कोई नहीं। फिर राजनीति में, मैं नहीं कहता कि राजनीति में जो चेहरे हैं वो चेहरे अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपके हमारे जैसे चेहरे शायद नहीं हैं। सर, राजनीति में एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, तो हर जगह वो दो पहलू होते हैं। राजनीति में भी ऐसा ही है, कई बहुत अच्छे लोग हैं तो कई उसके जो बिल्कुल उलट हैं। आप जब बात करते हैं हमारे जैसे लोगों की, तो हमें भी राजनीति में जाना चाहिए, हमारे जैसे युवाओं को बिल्कुल जाना चाहिए। और ये एक बहुत अच्छी बात है इंडियन डेमोक्रेसी की, जहाँ भी डेमोक्रेसी है माइक्रोफोन पर वहाँ पर बिल्कुल हमें अपना जनभागीदारी दिखानी चाहिए। वो ज़रूरी नहीं हम एक नेता बनकर, एक पार्टी के नेता बनकर हम उभरें, हम अपने छोटे छोटे कामों से वो चीज़ कर सकते हैं। हम स्वच्छता अभियान में अपनी सहभागिता दिखा सकते हैं। अगर हम वोटिंग का दिन है तो हम उसे छुट्टी मानकर घर पर ना बैठें। ये मैं तय मानूं कि आप जितने भी हैं, गार्गी, आप हमारे सारे साथी जो हैं, कोई भी किसी भी ऐसे कार्यक्रम में भागीदारी नहीं करता है जो थोड़ा सा राजनीति में जाने की वजह बन जाए। नहीं, मैं इस पे कहना चाहूँगा कि मतलब परिवार के जो गुड्डू भैया होते हैं, जो इंतज़ाम अली कहलाते हैं, है ना, बुआ जी की शादी से लेकर फूफा जी की शादी और आधार कार्ड बनवाने से लेकर रिजर्वेशन 2 नंबर से कराने से लेकर, वही उन्हीं के लिए राजनीति की। पढ़ने वाले लड़के से ही कहा जाता है नहीं गुड्डू भैया देखेंगे, तुम चलो। नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। क्या बात? मुझे अच्छा लगा सर, मुझे वाकई अगर आप कहते सहमत हूँ, मुझे बहुत दुख होता। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कोई भी कार्यक्रम हो, जरूरी नहीं कोई किसी भी पार्टी का हो, हमें उसमें रुचि दिखानी चाहिए। ये समझना चाहिए कौन पार्टी कितनी हद तक किस लेवल पर वो काम कर रही है। चलिए ये पीयूष अपनी बात कह लें, फिर हम। जी, मैं कहना चाहता था कि इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया जाता। किसको? मतलब यूथ को पार्टी मतलब या पार्लियामेंट्री या डिप्लोमेसी या ब्यूरोक्रेसी में जाने के लिए प्रमोट नहीं किया जाता हमारे बीच में। कौन करेगा प्रमोट? जो पापा करेंगे या प्रधानमंत्री करेंगे, मुख्यमंत्री करेंगे, महापौर करेगा? कौन करेगा सर प्रमोट? पहली चीज तो आप फैशन में जाने के लिए किसने प्रमोट किया आपको? आप खुद इंक्लाइन हुए? एग्जैक्टली, मतलब कोई इंस्पिरेशन होती है, यहाँ नहीं है। यहाँ पे कोई इंस्पिरेशन नहीं है, बिकॉज हम लोग बिकॉज डिसेंट इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे कोई है? क्योंकि संतुष्ट नहीं है सर। जबकि जो चीज़ें हैं कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। पहली बार हमारा नेता सबसे परिचय होता है और वहाँ पर मुझे लगता है शायद वो 15 अगस्त या 26 जनवरी की प्रार्थना में या खड़े होकर राष्ट्रीय पर्व पर ये संदेश इसलिए जाता था कि आप सब लोग अपने देश के नेता हो। पर वो हमने जो नेतृत्व की परिभाषा बदली है, केवल और केवल राजनीतिक नेतृत्व से हम समाज को सुव्यवस्थित नहीं चला सकते। जैसे इन्होंने कहा कि राजनीति में कौन आएगा, नीरज जी ने कहा, तो राजनीति में आने के लिए नहीं, कई लोग इतना अच्छा काम करते हैं कि समाज उनको खुद कहता है कि आप आइए। तो वो शुरुआत हमको करनी होगी, पहल करनी होगी। मुझे लगता है यहाँ मैं समझता हूँ कि ये पहल राजनीतिक दलों को करनी होगी। सर, समस्या ये नहीं कि हल कौन करेगा जी, समस्या ये नहीं कि हल कौन करेगा, समस्या तो ये है कि पहल कौन करेगा। वाह, तो ये तो आप आशु कवि जैसे भी प्रतीत होते हैं, मुझे तुरंत कविताएं गढ़ लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। गार्गी, आपकी तरफ मैं आता हूँ। मुझे ये बताइए कि अब तक हम इन नतीजों पर तो पहुँच गए हैं,
कि युवाओं के पास एक प्रेरणा नहीं है। वो राजनीति में जाना चाहते हैं लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में कोई गुंजाइश नहीं है कि वो 15% टिकट रख लें उन शहरी शिक्षित युवाओं के लिए कि चलिए शुभम आप अच्छा काम कर रहे हैं। इनके घर एक नामचीन पार्टी, मध्य प्रदेश तो 2 ही राजनीतिक दलों की है, कोई भी आ जाए या ये जिसको पसंद करते हैं वो भी आ जाए, दोनों ही आना चाहिए कायदे में कि साहब आप गार्गी क्या आना चाहेंगी राजनीति में, पार्षद बनना चाहेंगी या महापौर की कैंडिडेट हो सकती हैं, तब मुझे लगता है एक बड़ा परिवर्तन घटेगा। हालांकि मैं बड़ी इम्पॉसिबल सी बात कर रहा हूँ, लगता है आपको कभी तो घटेगा, घट सकता है? सर पॉसिबल है ये होना, पर इंडिया जैसी जगह में शायद ही होगा। अच्छा। हाँ सर जी। क्योंकि यहाँ पे सर कि काफ़ी सारे लोग पैसे वैसे देकर करवा लेते हैं अपनी पॉलिटिक्स में काम, और जो एक्चुअल काम करते हैं वो ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाते हैं। अगर आ गए वो लोग तो गार्गी हाँ करेंगी? हाँ सर। ना कि हाँ? हाँ सर। अरे वाह, जीतेगी भाई जीतेगी, गार्गी जीत के आएगी, ये इस तरह के नारे गूंजेंगे फिर? हाँ बिल्कुल सर, और अगर इस टाइप के लोग आ गए तो आई एम श्योर कि इंडिया में काफ़ी डेवलपमेंट होगा। मैं भी यही सोचता हूँ अगर एक्चुअल एजुकेटेड लोग आ गए, गार्गी होगी, शुभम होंगे, हमारे साथी होंगे, पीयूष होंगे। मुझे ये बताइए कि इस सिस्टम में आखिर हम बदलाव कैसे करें, क्योंकि पार्षद और हमारी जो किस तरह से इसका ढांचा हम बदलें, नगर सरकारों की हम बात करें, क्योंकि नगर सरकारों का जो मैं जिस तरह का कामकाज मैंने देखा है, मुझे लगता है कि उसका दायरा, जो बात इन्होंने भी कही और आपने भी कही कि 4 बिंदु हैं उसके। ऐतिहासिक पक्ष भोपाल का क्या है, यहाँ भोज भी है, नवाबी दौर भी है, और दोनों से जुड़े स्मृति चिन्ह हमारे हैं, और इन दोनों के संरक्षण के लिए हमें आगे बढ़ना है। और इसी के साथ ये खूबसूरती जो गिफ्टेड इस शहर को है उसको भी बचाना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमला सबसे ज़्यादा शहर के चरित्र पर है, कैरेक्टर पर है। सर जैसा आपने ये कहा कि भोपाल जो है यहाँ पे नवाबी भी है और राजा भोज भी है, तो मेरे ख्याल से मैं कहूँगा ये सबसे ज़्यादा सेक्युलर प्लेस है। यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग सेक्युलर हैं कि इन्होंने नवाबों को भी एक्सेप्ट किया है और राजा भोज को भी एक्सेप्ट किया है। जैसे धार में हम जानते हैं सर कि जहाँ पर सरस्वती जी का मंदिर है वहीं पे मस्जिद भी है, तो दोनों ये सेक्युलरिटी का मैं कहूँगा कि हम सेक्युलर कितने हैं ये उसका प्रमाण है कि वहाँ पे दोनों ही चीज़ें बराबर तरीके से आज भी सुचालित हो रही हैं। अब सर आगे अगर जैसे आपने कहा कि हम रिप्रेजेंटेटिव कैसे अच्छे चुनेंगे और समाज में जो शहर के ऊपर जो बात आ रही है वो कैसे हो रहा है, सर मैं ये कहूँगा कि ये हमारे ही चुने हुए लोग हैं, और सुधार की जो सबसे पहली चाबी है वो एजुकेशन है। अगर एजुकेशन पे फोकस किया जाए तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव सही हो जाएंगे। सर मैं इसको ये बोलना चाहूँगी कि स्कूल्स और कॉलेजेस भी इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। जैसे अभी आपने बोला कि इलेक्शंस आने वाले हैं, तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी इसका एक इंट्रोडक्शन देना चाहिए कि आपके नेक्स्ट इलेक्शंस आने वाले हैं, ये चीज़ें हैं। सर जैसे एक छोटा सा असाइनमेंट ही दे सकते हैं स्टूडेंट्स को कि आप देख के आइए कि कौन कौन इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, आप हमें आके बताइए एंड लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट इट कि कौन कौन इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, इनने क्या क्या काम करा है। अब जैसे सर आपने बोला कि यूथ आना नहीं चाहता है या जो नए लोग हैं वो नहीं आना चाहते हैं, सर मैं बोलती हूँ कि जो एग्जिस्टिंग पार्टीज़ हैं या जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनका दबदबा इतना हो गया है सर कि नए लोग उभर के भी आना चाहें तो उन्हें वो एक डर रहता है। और मतदाताओं के लिए भी एक मैसेज है आपकी बात से कि आप जो नए लोगों को चुनेंगे, आप क्या नए लोगों के प्रति आपका रुझान समाप्त हो गया है? ऐसा मैं नहीं कहूँगा। लोकतंत्र ने कई बार बताया है कि नए लोग, नए चेहरे जो आए हैं उनको आपने, लेकिन फिर भी जो बात हम पहले कह रहे थे कि प्रतीक और पारंपरिक राजनीति का ढांचा नए लोगों पर भारी पड़ता है। शुभम आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। तो मैं जब ऋतु अपने आप में होती है तो नई कौपलें भी आती है, तो राजनीतिक गलियारों में भी कई बार आप देखिए इतने अनायास इतने चेहरे निकल कर आते हैं, वो हमारे युवा वर्ग को दबाव बनाना पड़ेगा। जैसे शिक्षा की बात कर रहे थे सभी लोग, तो शिक्षा के माध्यम से जैसे हम देखें कि पहले छात्र संघ चुनाव होते थे कॉलेजों में, तो एक माहौल होता था, वहाँ पर एक टीम तैयार होती थी, वहाँ एक नेतृत्व निकल कर आता था। आज वो नेतृत्व समाप्त हो गया। आप देखें कि मध्य प्रदेश के अंदर कई वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए।
तो वो एक शुरुआती दौर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उनको दिखाना पड़ेगा कि का चुपी साध रहा बलवाना। हमारे युवा को ये नहीं पता कि उसके अंदर कितनी क्षमता है। उसको केवल जैसे गांव की परिपाटी से कोई है तो उसको अभी यही पता होगा कि साइंस और मैथ्स 2 सब्जेक्ट होते हैं, तीसरा सब्जेक्ट नहीं है, बेटा तुमको यही करना है। तो उसको बताना होगा कि तुम्हारी क्षमताएं असीमित है। और जो युवा राजनीति में नहीं आना चाहता, उसके पीछे एक बड़ा कारण जो है वो असुरक्षा की भावना महसूस करता है, वो अस्थिर महसूस करता है कि क्या पता इसमें भविष्य है या नहीं, मैंने अपने 20 साल दे दिए तो यहाँ पर स्थिरता आएगी या नहीं आएगी। तो ये सारे विषय जो हैं वो अगर खुद आत्मचिंतन करे, इस भाव के साथ नहीं कि मुझे आने वाले समय में क्या मिलेगा, अगर वो ये सोच कर आए कि मैं समाज को क्या दे सकता हूँ, तो हो सकता है थोड़ा बहुत स्थिरता पाए। मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसा शुभम भैया ने कहा कि युवाओं को नेतृत्व करने का अवसर बिल्कुल मिलना चाहिए, और अवसर कोई पार्टी नहीं देगी, कोई व्यक्ति नहीं देगा, वो अवसर हमें खुद अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। जब छात्र संघ चुनाव होते थे तो टीमों का गठन होता था, और उसमें इतना अच्छा टीम मैनेजमेंट हो जाता था कि एक साधारण सा बच्चा भी एक बड़ी टीम का नेतृत्व करता था। तो यहाँ से हम सबको सीखने का मौका मिलता है। जब हम बात करते हैं कि हमें कैसा राजनेता अपने लिए चुनना चाहिए, तो हम किसी को ना देखें, हम सिर्फ अपने आप को देखें, हम अपना मैनेजमेंट देखें कि हम कितना मैनेज कर पाते हैं, हम अपने घर में देखें कि हम उस घर को कितने सुचारू रूप से चला पाते हैं। जैसे कि अभी यहाँ बात हो रही थी कि जो कॉलेज के इलेक्शंस होते हैं, मतलब इलेक्शन होते हैं, या फिर कॉलेजेस में इलेक्शन होने वाले होते हैं, या हमारे स्टेट में या कहीं भी बेसिक इलेक्शन होते हैं, तो कॉलेजेस या स्कूल्स में उसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए। सर मेरे ख्याल से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा नरिश्ड है ऑलरेडी, इतने बड़े बड़े लोगों ने उसे बनाया है कि अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की समझ लोगों को दें, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है किसी भी इलेक्शन को हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। वहाँ पे जो यहाँ फिर एजुकेशन सिस्टम की इम्पोर्टेंस सामने आती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप डिस्कशंस वो भी काफ़ी काम कर जाएंगे अगर हम अपना प्रियम्बल भी किसी को पढ़ाएं। राजदूत आप लोग होंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा कि आप ये चीज़ें अपने कॉलेज में डिस्कस करेंगे, फैशन स्टाइल स्टेटमेंट और यूपीएससी पीएससी और आगे के करियर पर बात करते हुए राजनीति की बातें जितनी बढ़ेंगी और मीनिंगफुल बातें जितनी आपके इंस्टीट्यूट और आपके परिवार में बढ़ेंगी, उतना ज़्यादा भला होगा देश का। ये कि मैं केवल और केवल यहाँ मतदान करके केवल एक प्रत्याशी को नहीं चुन रहा हूँ, बल्कि आने वाले समय का चयन कर रहा हूँ कि मेरे देश का आने वाला समय कैसा होगा। सर मुझे सिर्फ एक लास्ट चीज़ ये बोली, जैसा आपने बोला कि अगर हमें इलेक्ट करना है, हमें सर जो चीज़ मिल रही है उसमें सेटिस्फाई होके ही नहीं रह जाना चाहिए कि चलो अब बन गया, अब नेक्स्ट में देखेंगे। अगर हमें लग रहा है कि नहीं सही है, हमें उस पर भी एक आवाज़ उठानी चाहिए कि हम ही सोचें कि आप क्या सही कर सकते हैं। अगर सर हम ये होके बैठ जाएंगे कि हमें आधी कच्ची रोटी मिल गई है, चलो यही खा लेते हैं, दूसरी रोटी फिर से पका के खा लेंगे, तो सर नहीं होगा। वो कच्ची रोटी को फिर से पका के फिर खाएंगे तो सर फिर मज़ा आएगा। मैं खुद अप्रिशिएट करूँगा इन्हें कि कितनी खूबसूरत बातें इन्होंने कही हैं और कितनी समझ और गहरी समझ से ये बात कही है। ये जानते हैं अपनी सीमाएं, ये जानते हैं इनके सामने भी चैलेंजेस हैं, इन्हें अपने पहले करियर को गढ़ना है, लेकिन फिर भी ये कंट्रीब्यूशन शुभम जैसे युवा हमारे बहुत मजबूती से दे रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो नाइस ऑफ यू। तो बोलो बोलो मुँह तो खोलो के इस ऊर्जावान एपिसोड के बाद अगली बार फिर आपसे मिलेंगे तो एक और नया विषय होगा, कुछ और नए युवा साथी होंगे, इनमें से भी कुछ हो सकते हैं। मिलेंगे अगली बार। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका।